आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का और प्रहार में बात होगी कोलकाता की ऐसी मिस्ट्री की जिसे सॉल्व करना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। कोलकाता में बुधवार को एक कार का एक्सीडेंट हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब पुलिस ने घायलों से बयान लिया तो उनके होश उड़ गए। पुलिस को बताया गया कि उनके फ्लैट में 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस की एक टीम बयान के आधार पर फ्लैट में पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो होश उड़ गए। फ्लैट के अलग अलग कमरों में 2 महिला समेत एक बच्ची का शव था। दरअसल एक्सीडेंट से लेकर फ्लैट में मिली डेड बॉडी का रिलेशन एक ही फैमिली से है। हादसे में घायल प्रणय डे, प्रसून डे एक ही बिल्डिंग में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। प्रणय डे का एक बेटा था तो छोटे भाई प्रसून की एक बेटी थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये सुसाइड है या मर्डर। सीसीटीवी फुटेज से लेकर आसपास रहने वाले लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक्सीडेंट का मर्डर से क्या है कनेक्शन, जो डेड बॉडी मिली है, क्या सुसाइड किया गया है या मर्डर किया गया है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर फिलहाल कोलकाता पुलिस छानबीन कर रही है। जिस क्राइम से पूरा कोलकाता हिला है, जिस फैमिली को लेकर हर कोई बात कर रहा है, उस फैमिली के बारे में आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। कोलकाता के टैंगरा इलाके में प्रणय डे अपनी पत्नी सुदेशुणा और बेटे प्रदीप डे के साथ रहते थे। 4 मंजिला इमारत में उनके छोटे भाई प्रसून डे भी पत्नी रोमी और बेटी प्रियंवदा के साथ रहते थे। 25 साल पहले ये फैमिली टंगेरा इलाके में शिफ्ट हुई थी। प्रणय और प्रसून के पिता ने एक फ्लैट खरीदकर 4 मंजिला मकान बनवाया था। प्रणय और प्रदीप डे साथ में ही लेदर प्रोडक्ट बनाने और एक्सपोर्ट करने का कारोबार भी करते थे। अब सवाल यह है कि डेड बॉडी का कनेक्शन क्या है, ये सुसाइड का मामला है या मर्डर का मामला है। कोलकाता में बुधवार को सुबह 3:35 पर एक कार की खंबे से टक्कर हो जाती है। हादसे में कार में सवार 48 साल के प्रसून डे, उनके छोटे भाई 44 साल के प्रणय डे और प्रणय का 14 साल का बेटा प्रदीप डे घायल हो गए। हादसे के 6 घंटे बाद प्रणय ने पुलिस को बयान दिया तो एक नया ट्विस्ट आ गया। प्रणय ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर 3 डेड बॉडी पड़ी हैं। मरने वालों में दोनों भाइयों की पत्नी और उसकी बेटी थी। तो सवाल यह है कि क्या दोनों भाई 14 साल के प्रदीप के साथ कार एक्सीडेंट से सुसाइड की कोशिश कर रहे थे? क्या दोनों भाइयों ने पहले अपनी पत्नियों का मर्डर किया, उसके बाद खुद सुसाइड के लिए निकल गए थे? पुलिस इस एंगल से सभी मामले की अब जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है एक्सीडेंट का उन डेड बॉडियों से क्या कनेक्शन है। फिलहाल अस्पताल में प्रणय के बयान के बाद जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां क्या क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। दोनों भाइयों की पत्नियों और बच्ची का शव फ्लैट के अलग अलग कमरों में था। कमरों में कई जगह खून के धब्बे थे। दोनों महिलाओं के गले और कलाई पर कट के निशान थे। बच्ची के होंठ और नाक पर भी चोट के निशान मिले हैं। साथ ही कार एक्सीडेंट में घायल प्रसून डे की कलाई पर भी कट के निशान मिले हैं। अब क्या है इनका कनेक्शन, एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें कोलकाता पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। डे फैमिली के आसपास रहने वाले लोग सन्न हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हंसते खेलते परिवार के 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लोगों का कहना है कि परिवार मिलजुल कर रहता था और ना ही परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। ऐसे में सुसाइड करने की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। 2 भाई थे, 2 उनकी वाइफ थी और दोनों के एक बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। ये हम लोग को जो मालूम पड़ रहा है कि दोनों की मिसेज है और उनकी एक लड़की है, उनका दोनों का मर्डर, तीनों का मर्डर हुआ है। मर्डर है या होमिसाइड जो भी है पता नहीं, मगर तीनों डेट है। और उनके जो हस्बैंड है वो अभी रूबी हॉस्पिटल में भर्ती है। कार एक्सीडेंट हुआ उनका। लड़का था उनका, बड़े भाई, छोटे भाई का लड़का था और 2 माने बड़े भाई और छोटे भाई, 3 जन थे गाड़ी में। फैमिली तो वेल स्टेबलाइज्ड है, ये नहीं कि इनका कुछ अगर कुछ लेन देन भी होगा तो उनका इतना वो है कि लोग पूरा कर सकते हैं। ये समझ में खुद नहीं आ रहा है हम लोग को। अरे लोग का कोई झमेला नहीं है। 2 भाई जहाँ शादी में जाता है, कोई घूमने जाता है, 2 बीवी 2 बहू है, 2 बहू का साथ भी जो मिलजुल है। और ये लोग का जो भाई 2 भाई है, 2 भाई का भी मिलजुल है, कोई झमेला नहीं है। ये लोग का हैंड ग्लव्स का बिजनेस है। तब आके देख रहा ताला उला तोड़ा है, तब देख रहा बोला 3 तो बॉडी पड़ा हुआ है। तो आपने सुना, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि सुसाइड किया जा सकता है, क्योंकि परिवार ना तो आर्थिक रूप से कमजोर था, ना कोई पारिवारिक कलह लोगों को नजर आती थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट में घायल फैमिली के मेल मेंबर से डिटेल बयान का इंतजार किया जा रहा है।
3 लोगों का एक्सीडेंट में इंजर्ड अवस्था में ईएम बाईपास पे मिले थे, उनको रूबी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद आज सुबह में उन्होंने खबर मिला कि उनके द्वारा ही कि यहाँ पे 3 लोगों का बॉडी है। तो उसके बाद यहाँ लोकल लोगों के साथ दरवाज़ा लगा हुआ था, दरवाज़ा तोड़ के ब्रेक ओपन करके यहाँ पे 3 बॉडी मिला है। और जो 3 लोग वहाँ एडमिट हैं और 3 लोग यहाँ पर जिनकी बॉडी मिली है सभी एक ही फैमिली के लोग हैं। ये लोग यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किए थे। सुसाइड अटेम्प्ट के बाद इन 3 लोगों का डेथ हुआ। 3 लोगों के बाद वहाँ पे गए थे और वहाँ पे भी एज सुसाइड अटेम्प्ट ही उन्होंने पिलर में हिट किया था। अब देखिए, परिवार के जो 3 फीमेल सदस्य हैं उनकी मौत हो चुकी है और 3 जो मेल सदस्य हैं वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे लगातार पूछताछ करने की अब कोशिश पुलिस के जरिए की जाएगी। मामला है क्या, पुलिस के हाथ अभी तक क्या लगा है, ये जानने के लिए सीधा चलते मेरे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए सीधा कोलकाता से। ओंकार, अपने आप में हैरान, परेशान और सन्न कर देने वाला ये मामला है। 3 लोगों की मौत हो चुकी, मरने वाली तीनों फीमेल हैं और जो 3 मेल हैं इस परिवार के वो अस्पताल में भर्ती हैं। क्या गुत्थी पुलिस को समझ में आ रही है अभी तक? देखिए, ये एकदम रहस्यमयी एक घटना है कि जहां पर ये 3 लोग तीन मेल सदस्य उनका अभी अस्पताल में भर्ती है, गंभीर रूप से घायल है। तो अस्पताल से जो पता चल पा रहा है अभी तक कि जो बच्चा है जिसका उम्र 14 साल है, प्रदीप नाम है उनका शरीर पे जो इंजरी है वो इंजरी काफ़ी कार एक्सीडेंट पे नहीं हो सकता है, ऐसा ही जो डॉक्टर है उनका मानना है। इसके अलावा 2 जो मेल सदस्य है उनसे अभी तक पूरी पूछताछ की नहीं जा सकती क्योंकि वो गंभीर हालत में इस वक्त है, आईसीयू में भर्ती है। तो उनका रिकवरी का इंतजार इस वक्त पुलिस कर रही है। तो यहाँ पर ये जो घर है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा प्राची, ये जो घर है 4 मंजिला घर, इस पहले जो मंजिला है इस पहले मंजिला में 3 डेड बॉडी अलग अलग घर से बरामद किया गया था। एक घर से सुदेशना दे, दूसरे घर से रोमी दे और तीसरे घर से प्रियमदा दे, जिनका उम्र लगभग 13 से 14 साल है, उनका बॉडी रिकवर किया गया, जिनका दोनों हाथों में कलाई काटी हुई हालत में मिला था। इसके अलावा गले में भी आघात का चिन्ह थे, ऐसे ही देखा गया था। तो फिलहाल ये मामला ये है कि क्या वो मेल 2 सदस्य जो थे यानी कि 2 भाई प्रणय दे और इसके साथ साथ प्रसून दे, क्या अपने वाइफों को मारने के बाद खुद ने खुदकुशी करने के लिए रास्ते पे चला गया था? यही सवाल अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कुछ देर पहले जैसे कि देखा गया फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ है वो आए हैं, वो फिलहाल जांच पड़ताल कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, यहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरा है, जैसे कि जो मेन दरवाजा है उनके सामने एक सीसीटीवी कैमरा है, इसके अलावा अलग अलग जगह पे सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करने पहुंची तो देखा गया कि ये सीसीटीवी कैमरा सब कुछ अनप्लग किया हुआ है, यानी कि डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो घर पे आखिर क्या हो रहा था ये बाहर कोई खबर ना मिले, इसीलिए परिवार के सदस्य ही क्या वो सीसीटीवी डिस्कनेक्ट किया था? यही सारे सवाल के कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। और जैसे कि देखा गया है कि कुछ देर पहले ही फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो विशेषज्ञ है वो फिर से एक बार पहुंची है। कल जब एनआरएस अस्पताल में तीनों बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद जैसे कि पता चल पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मर्डर का केस है, क्योंकि एक महिला कभी भी ठीक है ओंकार, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। सुसाइड है या मर्डर, और सुसाइड या मर्डर का एक्सीडेंट से क्या है कनेक्शन, ये पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया। शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की कर लेंगे, जहां सासाराम से खबर सामने आई, जहां नकल से रोकने पर छात्र की हत्या मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वारदात से गुस्साए गांव वालों ने शव को कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे पर रखकर आगजनी की, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गांव वालों को समझाया और ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल कल कुछ बदमाशों ने 2 छात्रों पर हमला किया था। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि एक छात्र घायल है। सासाराम में 10वीं परीक्षा के दौरान विवाद के बाद यह हमला हुआ है। नकल से रोकने पर दोनों छात्रों पर हमला किया गया, जिसको लेकर अब परिवार और गांव वालों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शव को हाईवे पर रखकर ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
अब ये पूरा मामला क्या है, आइए ये भी आपको बता देती हूँ। सासाराम में संत अन्ना स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी। इसमें 2 छात्रों ने अन्य 2 परीक्षार्थियों से आंसर शीट दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने पर कुछ बदमाश आए और एग्जाम देकर ऑटो से घर लौट रहे 2 परीक्षार्थियों को गोली मारकर घायल कर दिया। यानी नकल ना करने देने पर दोनों छात्रों की हत्या करने की कोशिश की गई। अब परिवार के साथ गांव वाले गुस्से में हैं। उन्होंने कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे पर डेड बॉडी रखकर इंसाफ की मांग की है। गांव वालों ने इस दौरान आगजनी भी की। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है। तो देखिए, एक छात्र की मौत का मामला है, हत्या का मामला है। 2 लोगों पर गोलियां चलाई गई, एक छात्र की मौत हो गई और एक छात्र फिलहाल घायल है, जिसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। नीतीश, अभी के ताजा हालात क्या हैं? क्या ग्रामीणों को समझाने में पुलिस कामयाब हो पाई है? उनकी नाराजगी, उनके गुस्से को दूर कर पाई है क्या पुलिस? जी हाँ, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटा दिया है और चूंकि काफी संख्या में जो ग्रामीण वहां जमा हो गए थे, उसके बाद वहां शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवा दिया है। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात से काफी नाराज हैं कि आखिर नकल रोकने को लेकर, नकल से मना करने पर किस तरह से हत्या कर दी गई है। सिर्फ एक जो छात्र आरोपी है उसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है, लेकिन जो कुछ अन्य साथी उसके साथ थे, गांव वालों का कहना है कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। और परीक्षा के दौरान ही, चूंकि ये घटना परीक्षा के तुरंत बाद हुई, परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए अपने कॉपी को दिखाने को कहा था आरोपी छात्र ने, और जब उसने मना किया तो उसके बाद शाम में लौटने के दौरान अपने कुछ साथियों के साथ वो छात्र खड़ा था, घात लगाकर बैठा हुआ था और उसने हमला कर दिया। एक छात्र की मौत हो गई है और दूसरा जो छात्र है उसके हाथ में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उसको छुट्टी दे दी गई है और उसके बाद ही आज लोगों का गुस्सा फूटा था, लेकिन फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवा दिया है। बिल्कुल, नकल से रोकने का मामला, 2 छात्रों पर हमला किया गया, एक छात्र की जान चली गई। सवाल तो कानून व्यवस्था को लेकर भी जाहिर सी बातें उठेंगे और ग्रामीणों का गुस्सा भी इसी बात को लेकर है। हालांकि मामला शांत कर लिया गया है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की नई नवेली सरकार की। जी हां, बीजेपी ने अपने 27 साल का वनवास दिल्ली में खत्म कर लिया है, सरकार बना ली है। रेखा गुप्ता ने अब कमान सीएम के तौर पर संभाल ली है और कमान संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में भी नजर आ रही हैं। लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने आज फिर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता आज जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई बड़े फैसले ले सकती हैं। रेखा गुप्ता ने जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, वैसे ही वो एक्शन मोड में आ गई। पहले दिन एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। यमुना की सफाई की शपथ ली, तो वहीं आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने की मंजूरी दी गई। कल पहली बैठक में सीएजी की उस रिपोर्ट को भी विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश नहीं हुआ था। आज रेखा गुप्ता कैबिनेट की दूसरी बैठक करने जा रही हैं, जिस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि आज क्या बड़ा फैसला रेखा गुप्ता लेती हैं। जो संकल्प बीजेपी ने लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या उसी दिशा में कोई कदम उठाया जाता है या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी इस कैबिनेट बैठक के बाद? फिलहाल रेखा गुप्ता सरकार की शपथ ग्रहण का करीब 24 घंटा बीत चुका है और सीएम रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में हैं। कल दोपहर करीब 12:30 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और दोपहर 3 बजे उन्होंने सचिवालय जाकर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। इसके बाद वो यमुना की साफ सफाई का जायजा लेने और यमुना आरती में हिस्सा लेने के लिए वासुदेव घाट पहुंची थी। उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। दिल्ली में अब तक आयुष्मान योजना लागू नहीं थी। साथ ही कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिल गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के वक्त जो दिल्ली वालों को गारंटी दी थी, रेखा गुप्ता सरकार ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यमुना की साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, दिल्ली सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिए गए हैं और मंत्रालय मिलने के बाद अब मंत्री अपनी अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। दिल्ली सरकार में पंकज सिंह को हेल्थ और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कार्यभार मिला है। पंकज सिंह ने चार्ज लेते ही आम आदमी पार्टी पर अटैक किया। पंकज सिंह ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच की जाएगी। से कुछ सोचा होगा, क्योंकि अहम जिम्मेदारी आपको मिली है, ट्रांसपोर्ट का मामला भी हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी। किस तरह की चीज़ें आप कल से सोच पाए हैं, क्या करने जा रहे हैं दिल्ली वालों के लिए?
डिपार्टमेंट हमेशा मेरा एक एम रहा है, सपना रहा है कि इसके लिए मैं कुछ बेटर सुविधा, बेटर दिल्ली की जनता के लिए करने का मेरी चाहत रही है, जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है। मेरी स्वर्गीय माता श्री का आशीर्वाद से हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत काम करना है। अभी पिछले 11 वर्षों में सिर्फ ऐड लगे हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। हमें उसके ऊपर उसको बेटर सुविधा देने के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, जो रेंटल अपने लोग को सिर्फ किराया के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिया और वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, उसकी भी इंक्वायरी करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना है। हमारे डॉक्टर, मैं डॉक्टर डिपार्टमेंट से आता हूँ, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत काम करना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, बट उनको वो सुविधा मिलेगी तो काम कर पाएंगे ना। तो वो मैं सारे डॉक्टरों को अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें। दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टरों को अपील करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, हम मिल के दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जो भी पुराने करप्शंस मिलेंगे उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा और उसे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर तो बीजेपी लगातार सवाल करती रही है। पिछले 5 सालों में भी हमने देखा कि ऐसी जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे हैं जो हमारी पार्टी के लोगों के घर थे, और ये तमाम जो बातें हैं, तो इस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा? मैंने अभी पहले ही बोला ना जी, मैंने अभी आपसे पहले ही बोला कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो सिर्फ मोहल्ला लोग को सिर्फ रेंटल दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जो खराब जहाँ किया जा रहा है, उस पर जाँच होगा, बिल्कुल जाँच होगा, रिकवरी भी करवाएंगे।